नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। मलेशिया में भाव 2 सालों की ऊंचाई के नीचे फिसल गया है। वहीं इस साल अक्टूबर में भी देश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ा है। क्या है कारण? इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसरिया, साथ ही एंजल वन के डीवीपी प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाम ऑयल प्राइसेस की और समझना चाहेंगे कि यहाँ से किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। बीवी मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर मेहता, पहले तो समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार हमने पाम ऑयल के प्राइसेस में सर्च देखा था, लेकिन रिसेंटली जो ये गिरावट बनी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, अगर हम मलेशिया की बात करें तो 5000 रिंगिट के नीचे प्राइसेस आ चुके हैं। एक दिन में ही कीमतें 2% नीचे आते हुए दिखाई दी हैं। कैसे देखते हैं इस प्राइस मूवमेंट को? क्या ट्रिगर्स दिख रहे हैं? क्या कारण है? देखिए, मार्केट ओवर हीटेड हो गई है। पाम कभी $1200, साथ में अगर सोया और सन भी सेम रेट पे बेच रहा है, तो पाम इज ओवर प्राइस एंड करेक्शन आने वाला है ये। और आज जो मार्जिनल जो आया है $25 कम हुआ है, वो करेक्शन है। कोई ऐसे ये नहीं है। पर एक चीज जरूर बताओ, क्योंकि जो इंडोनेशिया ने पॉलिसी है B40 स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से, उसके वजह से मार्केट टाइट रहने वाली है। दूसरा, अभी जो पाम है, जो हायर प्रोडक्शन साइकिल था और लोअर प्रोडक्शन साइकिल जा रहा, तो पाम की अवेलेबिलिटी कम होगी। और जैसे बायोडीजल और पाम की कम हो गई, तो उसके वजह से मार्केट टाइट रही है। और जो अगर देखे तो ये महीने नहीं, अगले क्वार्टर भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट तेज रहेगी। क्योंकि दूसरा भी रीजन है, सनफ्लावर सीड की क्रॉप लगभग 8 मिलियन कम है, तो सनफ्लावर ऑयल की अवेलेबिलिटी कम है, पाम की अवेलेबिलिटी कम है। जो अवेलेबिलिटी खाली एक ही है, अभी सोयाबीन ऑयल की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो इसके वजह से आज पाम के दाम ऊपर रहे हैं, क्योंकि पाम अवेलेबिलिटी जैसे ही वो B35 से B40 में जाएंगे, तो कम से एडिशनल 2.5 से 3 मिलियन टन फूड से एनर्जी में चला जाएगा। तो इतनी आपकी शॉर्टेज होगी वर्ल्ड में, वो भी एक रीजन है। और इंडोनेशियन गवर्नमेंट फर्म है कि भाई B40 में जाना है, और 2026 तक तो B50 की बात कर रहे हैं कि उसमें चले जाए। तो बट ये नॉर्मल करेक्शन की, मार्केट इज ओवर हीटेड, करेक्शन आना जरूरी है। एंड जो आज का जो दिख रहा है 100-150 पॉइंट नीचे गिरा है, वही करेक्शन ही है। हाँ जी मैम, नैल जी। तो भाव और नीचे आ सकते हैं क्या फिर मिस्टर मेहता? अगर टेम्पररी कोई दिन ऊपर जाता है, कोई दिन नीचे जा रहा है, मार्केट में तड़ाफड़ी चल रही है। ऐसा कोई भाव नीचे आने की या तो भाव, पर मार्केट में इतना जरूर बोलूंगा, मार्केट टाइट रहने वाली है। मार्केट में भाव नीचे आने की संभावना कम है। आई एम नॉट सेइंग नहीं आएंगे, पर संभावना कम है। मार्केट तो और टाइट, सप्लाई पोजीशन टाइट है। हाँ जी। तो मिस्टर मेहता, चलिए ठीक है, भाव तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑलरेडी हमने अगर घरेलू बाजार की बात करें तो पिछले 3 महीनों में स्पेशली प्राइसेस क्रूड पाम ऑयल के अगर हम देखें तो 45% तक बढ़ते हुए हमने देखे हैं। उसका इम्पैक्ट काफ़ी सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भी पड़ा है। लेकिन फिलहाल अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो कैसी दिख रही है? क्योंकि अक्टूबर में तो अगर हम पाम ऑयल की स्पेसिफिकली बात करें तो इम्पोर्ट्स 60% तक सर्ज होते हुए दिखाई दिए थे। तो इंपोर्ट ट्रेंड्स कैसे रह सकते हैं यहाँ से? और जो ये सर्ज हमने अक्टूबर में देखा इकट्ठा 60% जो बढ़ते हुए दिखाई दे, इसके पीछे ये इंक्रीज डिमांड है या स्टॉकिंग भी हो रही है? नहीं, मैं बताऊं, ये साल जो हुआ 23-24 कंप्लीट हुआ, अक्टूबर में टोटल इंपोर्ट 16 मिलियन टन हुआ है। उसमें 57% पाम है, 43% सॉफ्ट ऑयल है। पर अभी क्या हो रहा है कि जैसे पाम इतना कभी महंगा नहीं था, अभी महंगा हुआ है, तो ज्यादा सॉफ्ट ऑयल आने की जरूरत हो गई है। और हो सकता है कि अगले ये साल में भी अगर पाम इतना महंगा रहेगा, तो विल फाइंड के मोर सोयाबीन ऑयल इज कमिंग टू इंडिया। ओवरऑल अपना जो इंपोर्ट में कोई सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है। जो पाम टाइट है, भाव ऊपर है, इसके लिए पीपल आर मूविंग फ्रॉम हार्ड ऑयल, सॉफ्ट ऑयल टू द हार्ड ऑयल, मतलब लिक्विड ऑयल पे जा रहा है, विद सोया और सनफ्लावर पे। और दूसरा, नॉर्मली इंडिया में विंटर में पाम इज नॉट प्रिफर्ड, सन या सोया इज मोर प्रिफर्ड बिकॉज लिक्विड ऑयल है, वो जम जाता है। जो तो खास करके तो नॉर्दर्न एक्सपेक्ट इंडिया करें सोया ऑयल के इंपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे? अक्टूबर हाँ में तो क्या 11% के आसपास घटे थे, लेकिन एज एन ऑल्टरनेटिव बढ़ेंगे क्या? क्या उम्मीद लगाएं यहाँ से? नहीं, डेफिनेटली लास्ट ईयर इंपोर्ट जो 3.5 मिलियन का, मतलब 35 लाख का था, हो सकता है ये साल आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि भाई 40 लाख के ऊपर सोया, मतलब हम टॉकिंग 24-25। अभी तो नवंबर इज द फर्स्ट मंथ,
तो अगर 40 लाख के ऊपर चले जाए, क्योंकि अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा सोयाबीन ऑयल की है। सोयाबीन का क्रॉप आप देखें, टोटल क्रॉप इज इंक्रीज बाय 28 मिलियन टन। 422 मिलियन टन का ये साल क्रॉप है, चाहे वो अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएसए, तीनों में रिकॉर्ड क्रॉप है। उसके वजह, और दूसरा क्या कि बायोडीजल और फूड के लिए सोयाबीन क्रश हो रहा है सबसे ज्यादा। उसके वजह तेल की अवेलेबिलिटी है, मिल की अवेलेबिलिटी है, और उसके वजह से अवेलेबिलिटी जो आज अगर हम दुनिया में देखें तो सोयाबीन की अवेलेबिलिटी बेटर रहेगी देन एवन पाम। हाँ जी मैम। हाँ जी। ओके, चलिए क्विकली एक चीज और मिस्टर मेहता, यहाँ से बाकी ऑयल्स के प्राइसेस कैसे देख रहे हैं? पाम ऑयल की तो आपने बात की, लेकिन सोया ऑयल, सोयाबीन, बाकी ऑयल्स देखें तो कैसे देखते हैं आप प्राइस वाइज? नेहा, आज हम 60% के करीब डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, तो वो मूव इन टेंडम विद द इंटरसेप प्राइस। अगर इंटरसेप प्राइस टाइट रहेगी तो लोकल प्राइस भी टाइट ही रहने वाली है, क्योंकि आज इंटरसेप जो लास्ट ईयर की जो $1000 थे, ये साल पे 1000 से भी $900 था लास्ट नवंबर में, और अभी है $1200। $300 का फर्क पड़ा है इंटरसेप मार्केट में। तो उसके वजह से लोकल मार्केट में भी प्राइस थोड़ी ऊपर रहने वाली है, यानी एक तरह से अच्छा है। अगर ऊपर रहेगा तो किसान को 2 पैसा मिलेगी, दाम अच्छे मिलेंगे। अगर तेल के दाम नीचे गिरेंगे, लास्ट टाइम से $700-800 पे, कंज्यूमर तो खुश होगा, पर किसान का क्या होगा? क्योंकि आज इतने दाम होने के बावजूद भी आज किसान को एमएसपी के नीचे सोयाबीन बेच रहे हैं। मस्टर्ड में आज 5,950 की एमएसपी के सामने 6,200, 6,300 में जा रहे हैं, जी। वो भी एमएसपी नीचे आ जाएगा। तो किसान को सपोर्ट करने के लिए भी तेल के भाव ऊपर रखना जरूरी है, क्योंकि मिल सपोर्ट नहीं कर रहा है। मिल एक्सेसिव प्रोडक्शन है, वर्ल्ड वाइड भी है, इंडिया में भी मिल का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो मिल इज नॉट सपोर्टिंग। तो आपके पास आप तेल सपोर्ट कितना करेंगे? तो इसके वजह किसान को सही दाम मिले, इसके लिए भी जरूरी कि प्राइस ऊपर रहे। कंज्यूमर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप और मेरे कितना महीने में 2 या 3 लीटर तेल खाते हैं, अगर 10 या 15 रुपया बढ़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, पर डेफिनेटली किसान को फर्क पड़ता है। ओके जी। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया मिस्टर मेहता इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, प्राइसिंग पर भी अपने कमेंट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर मेहता। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की। जो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से डेटा शेयर हुआ है वो इंटरेस्टिंग है। जो ट्रेड डेटा रिलीज किया है गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक जो अपैरल एक्सपोर्ट्स है वहाँ पर 33% ग्रोथ रजिस्टर हुई है इन अक्टूबर ऑन वाई बेसिस, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 11.5% की ग्रोथ दर्ज हुई है। ये जो बढ़त रही है उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है बांग्लादेश क्राइसिस का, और बांग्लादेश क्राइसिस के बाद जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो रीअलाइन हो रही है, और उसका बेनिफिट इंडिया को आते हुए दिखा है विद रिगार्ड्स टू गारमेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, कितना बेनिफिट ये लॉन्ग लास्टिंग दिख रहा है, कैसे ऑर्डर्स आगे के लिए दिखाई दे रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और उनसे एक सरिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एमडी हैं डीडी कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है एक्सपोर्ट्स में? आई एम श्योर बांग्लादेश क्राइसिस के अलावा और भी मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक कॉटन एक्सपोर्ट्स का सवाल है या कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का सवाल है, आई थिंक अभी तक सिचुएशन इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। कहीं पे भी आप देखिए, इट इज जो गारमेंट का एक्सपोर्ट आप देख रहे हो, दिस इज मोर ऑफ ब्लेंडेड फैब्रिक्स और ब्लेंडेड मटेरियल विच आई एम नॉट वेरी aware of, or I have not studied this subject thoroughly. I can only give you about cotton perspective or cotton yarn perspective. Okay. As far as cotton yarn perspective is concerned, जहाँ तक cotton yarn का सवाल है, major buyers अपने बांग्लादेश होते थे, चाइना होता था, and to some extent European in the EC country, there Turkey and they used to buy. सब जगह अभी हालत ऐसी है जी कि भी एक्सपोर्ट्स आर वेरी वेरी लो, एंड उसका कारण एक सिंपल कारण है कि आज इंटरनेशनली जो ये सब कंट्रीज में, चाइना है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इनको जो रुई मिल रही है, कॉटन मिल रही है ऑफ ओरिजिन्स लाइक ब्राजील और यूएसए एंड ऑल, इट इज चीपर बाय इंडिया टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट अबाउट 3,000 to 4,000 रुपीज पर कैंडी। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया का एक्सपोर्ट कहाँ से, कॉटन का एक्सपोर्ट और कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगा। आज की तारीख में तो संभावना बहुत कमती है। ऐसा जहाँ तक आपके ये कॉटन एक्सपोर्ट्स का सवाल है, वो तो फिलहाल तो होना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज
वी आर आउट प्राइस और अपने यहाँ एमएसपी चल रहा है, एमएसपी के कारण इंस्पाइट ऑफ पेइंग ड्यूटी ऑफ 11% ऑल्सो अपने एक्सपेंसिव हो रहे हैं. सो मेरे को नहीं लगता है कि कॉटन एक्सपोर्ट और कॉटन यार्न एक्सपोर्ट के अंदर कोई पैरिटी है फॉर मिल इंडस्ट्री. Garment, yes, what you are saying is correct. There is a big spurt in garment export. It is Bangladesh factor is a very important factor. But how much is cotton garment in that? That has not yet been उसका कोई ज्यादा अभी खुलासा हुआ नहीं है. मेरे को लगता है उसका बहुत कमती परसेंटेज होएगा. और they have been shifting from the order जो बांग्लादेश के जो orders थे उसके replacement में it must be coming from India. But to assess and to make a statement or make a claim कि भाई अपने को काफी growth हो रही है because of Bangladesh, I am a bit skeptical there. ओके. तो कॉटन पर ही इनफैक्ट आपसे सवाल पूछेंगे. इनफैक्ट आपने राइटली मेंशन किया कि कॉटन एक्सपोर्ट्स को लेकर उतनी सिचुएशन ब्राइट नहीं दिखाई दे रही है. एक चीज़ और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जो कॉटन प्रोडक्शन रहेगा 2024-25 के लिए वो 7.5% घटकर आ सकता है. एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से क्रॉप डैमेज के रिपोर्ट्स हैं. ऐसे में आशंका तो ये जताई जा रही है कि जो लोअर प्रोडक्शन है उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स तो रिड्यूस होंगे ही, कहीं ऐसा ना हो कि इम्पोर्ट्स की भी ज़रूरत पड़े. इस तरह की कोई स्थिति आपको फिलहाल दिखाई दे रही है क्या? देखिए, एक सिंपल एक कैलकुलेशन देता हूँ मैं आपको. आज सीसीआई ने बिकॉज उनके पास इतना माल पड़ा है, पुराना माल पड़ा है और नया प्रोक्योरमेंट चालू कर दी है, माल बिक नहीं रहा था, तो आज उन्होंने दाम कमती किए. दे हैव रिड्यूस द प्राइस बाय नियरली अबाउट 1.5-2%. एंड उसके बावजूद भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा माल बिका नहीं है. 40-50 हजार का काम काज हुआ है. सो मेरे को नहीं लगता है कि क्रॉप कोई अपने जो क्रॉप के जो आंकड़े हुए थे हमारे सीआई के अंदर हुए थे, वो उसका असेसमेंट वाज अबाउट समथिंग लेस देन, मतलब इतना कमती नहीं हुआ जितना होने की संभावना थी. बट अभी जो सीओसीपी की जो मीटिंग थी वो 22 तारीख की मीटिंग थी, वो पोस्टपोन होकर मेरे को लगता है अभी 28 तारीख की हो गई है. उसके अंदर सब आंकड़े क्लियर होने चाहिए. बिकॉज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कहा है कि अबाउट 305 लाख बेल्स का क्रॉप है. बट एक्सपेक्टेशन और ट्रेड की एक्सपेक्टेशन और मार्केट की एक्सपेक्टेशन 315-20 की तरफ जा रही है. So we will be quite comfortable as far as crop is concerned. We will be quite comfortable as far as because consumption भी काफी कमती हुआ है. And consumption कमती होने का एक कारण है because more and more mills are going in for blended fabrics, polyester है, viscose है, synthetic fiber में जा रही है. So उसके कितना consumption कमती हुआ वो तो अभी आंकड़े आएंगे 28 तारीख को COCP मीटिंग में तो पता चल जाएगा. तो मेरे हिसाब से I think cotton as far as cotton front is concerned कोई ऐसा कोई घबराहट की बात नहीं है कि इंपोर्ट करना पड़े या वो करना पड़े, पर एक्सपोर्ट होने की संभावना बहुत कम थी. ओके, चलिए शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए और बताने के लिए क्या स्थिति है. तो एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन कॉटन की सिचुएशन डिफरेंट है. फिर कॉटन यार्न की बात करें, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपकी स्ट्रैटेजीज. वंदना भारती, प्रत्युष माल्या हमारे साथ बने हुए हैं. चल वापस आते हैं. आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री. हमारे साथ वंदना भारती हैं, प्रथमेश माल्या हैं. फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर. बताइए प्रथमेश, गुड इवनिंग. आपकी ट्रेडिंग कॉल्स. आज की ट्रेडिंग कॉल्स में मेरे ख्याल से क्रूड जो है वो बाय करना चाहिए 5700 पर. 5600 का स्टॉप रखना चाहिए. टारगेट 5880 के रखने चाहिए. सिमिलरली सिल्वर दिसंबर वायदा जो है वो बाय करना चाहिए 89,150 के करीब. 88,350 का स्टॉप और टारगेट ऊपर में 90,400. वंदना, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? दीपाली, मुझे लग रहा है स्पाइसेस काउंटर में बाइंग जो है वो अच्छी खासी हो रही है. टर्मरिक पे यहाँ पे क्रॉप डैमेज का भी यहाँ पे खबर है और यहाँ पे स्टॉक्स लिमिटेड है, तो 13,700 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी. 13,950 का टारगेट होगा. स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,600 का. दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक है. आज यहाँ पे 5% से ज्यादा हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है. सोयाबीन मील के यहाँ पे काफी प्राइसेस गिर चुके हैं जिसकी वजह से लोग शिफ्ट हो रहे हैं सोयाबीन मील पे. तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि प्रेशर थोड़ा डीप हो सकता है. तो 2750 पे यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी. 2680 का टारगेट होगा. स्टॉप लॉस लगाना होगा 2780 का. अच्छा, कैस्टर पर वंदना आपकी क्या राय रहेगी?
कैस्टर में यहाँ पे देखा जाए दीपाली तो यहाँ पे क्रॉप तो कम है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रेशर है प्राइसेस पे वो दिख रहा है। एक्सपोर्ट साइड एक कंसर्न थोड़ा सा हो सकता है। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 6670 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट हुआ 6600 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 6700 के करीब का। और मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपाली की 6550 से 6600 वो जोन होगा जहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपना पोजिशनल ट्रेड देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बाइंग जोन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्रॉप भी कम होने की उम्मीद है और उम्मीद है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट आने वाले समय में, क्योंकि काफी ये इंडियन पैरिटी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी प्राइसेस लोअर आने की वजह से, और यहाँ पे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ सकते हैं। तो ये दो पॉजिटिव ट्रिगर्स के साथ थोड़े से और सेलिंग पे एक बाइंग जो है लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जा सकता है। तो यहाँ कल के लिए यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोजीशन करने के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। प्रथमेश, क्विकली एक नेचुरल गैस पर आप एक कमेंट, यहाँ पर थोड़ा सर्च देखने को मिला है 3% ऊपर प्राइसेस। बाई करना चाहिए 242 पे, 234 का स्टॉप, 260 का टारगेट। चलिए, थैंक यू प्रथमेश और वंदना, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और क्विक स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का ही। और अगर एग्री बाजार को देखेंगे तो आज के कारोबार में थोड़ी बहुत रिबाउंड हमने लोअर लेवल से गोल्ड सिल्वर में आते हुए जरूर देखा है। बाकी बेस मेटल्स आज सॉफ्ट हैं, एग्री में एक्शन है, कैस्टर में और साथ ही कोरिएंडर में। एक ब्रेक इसी के साथ, ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।